हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और लास्ट वीडियो होगा ये फर्स्ट चैप्टर का। इससे प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं उन सब में मैंने जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया है उन सारे टॉपिकों को सबसे पहले आप, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ टॉपिक, वो टॉपिक्स को आप अपने नोटबुक में लिख लो और फिर उस रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे वो सारे न्यूमेरिकल्स हमारे कंसेप्चुअल बेस्ड होना चाहिए कि नहीं, ये जो भी हम टॉपिक लिख रहे हैं वो टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ाया था मूल कंसेप्ट हो, मूल कंसेप्ट से पहले भी ताकि कैसे हमें समझना है कि ये हमारा इक्विवेलेंट मास होगा, ये मोलर मास होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, सारी चीज़ों के बारे में जो भी डिटेल मैंने आपको समझाया, सबसे पहले आप उन चीज़ों को समझें और उसके बाद जो आपका कंसेप्ट अभी भी बाकी रह गया कि सर मैं इस टॉपिक पे नहीं समझ पा रहा हूँ, चाहे वो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर का हो या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का हो, कुछ भी डाउट अगर आपको हो तो आप वीडियो के नीचे में कमेंट कर सकते हो, जिससे मैं समझूंगा कि आपको ये टॉपिक में थोड़ी दिक्कतें आ रही तो वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में क्या करूँगा, आपको वो सारे प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर दूँगा। तो चलिए आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है सबसे पहले मास परसेंटेज, उसके बाद मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलारिटी। तो मास परसेंटेज की बात करें कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं सॉल्यूशन क्या है। आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में शायद पढ़ा होगा व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का डिफाइन जनरली आप लोगों ने दिया होगा, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, राइट? इट इज अ homogeneous mixture of solute and solvent. Till here what we have find the percentage composition. हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि परसेंटेज कंपोजिशन कोई भी एक कंपोजिशन है, चाहे आप मेडिसिन का ले लो, कोई भी कफ सिरप का बॉटल पे देखना कि कितने परसेंटेज अल्कोहल है, कितने परसेंटेज अदर केमिकल्स है, ईच एंड एवरी कंपाउंड में हम लोग वहां पे कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन पढ़े थे। आज जो हम लोग पढ़े वो मास परसेंटेज पढ़े। मास परसेंटेज कहने का मतलब हो गया कोई भी सॉल्यूशन के अंदर में, स्पेशली सॉल्यूशन दो चीजों से बनता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दो सब्सटेंस मिलकर के हमारा सॉल्यूशन का फॉर्मेशन। अगर मैं आपको पूछूं इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना परसेंटेज है और सॉल्वेंट का कितना परसेंटेज है, तो यही जो जानकारी हमें देगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, मास परसेंटेज कहते हैं या फिर मास परसेंट कहते हैं। अगर मैं आपको डिफाइन लिखने के लिए बोलूं कि भाई आप डिफाइन लिखना चाहते हैं तो डिफाइन लिख लीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन। The concentration of a solution of the amount substance present in its given volume can be expressed in the following ways. Mass percentage, it is used by mass percentage is equal to mass of solute upon mass of solution into 100. Mass percentage is independent in temperature. First of all, see, in the composition I had already explained you about each and every compound, how to determine the mass percentage and mass composition. In this video, first of all, you understand about why we are taking about the mass percentage. If already I had explained you about the mass percentage, then why composition percentage, then why I am teaching you mass percentage? Because that was especially for the solute solution and this is especially for the solvent or solution. You can just understand that if I talk about any composition, जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने आपको उस दिन बताया था कैल्शियम कार्बोनेट में आपने इजीली निकाल दिया कि इसमें कैल्शियम कितना परसेंटेज है, कार्बन कितना परसेंटेज है और ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं शुगर सॉल्यूशन में, राइट, आई हैव जस्ट गिवन यू अ सॉल्यूशन, मैंने यहाँ पे आपको कंपोजिशन नहीं दिया है, मैंने यहाँ पे आपको एक सॉल्यूशन दिया है, तो सॉल्यूशन में कैसे आप निकालोगे कि मास परसेंटेज कैसे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारा, जनरल फॉर्मूला कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। जैसे मान लीजिए मास परसेंटेज अगर हमको निकालना है, किसका निकालना है मास परसेंटेज? सॉल्यूट का निकालना है। सॉल्यूट इज इक्वल टू कितना होगा बताइए, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट अगर हम बताएं तो सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के बना है। तो अगर हम मास परसेंटेज निकालें किसका, किसी भी चीज का, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इससे क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप समझ जाओ कि सॉल्यूशन जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मिलने से,
तो जो भी हमारा सॉल्यूट का परसेंटेज है, अगर हमें निकालना है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो हमारा सीधा सीधी फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपको शरबत पीने का मन, आपने कितना शुगर डाला शरबत में आपको पता नहीं, लेकिन आपका 1 लीटर ऑफ वाटर था, राइट, 1 लीटर पानी, मतलब टोटल सॉल्यूशन आपका 1 लीटर है, और आपने वाटर जो लिया था वो 800 ml लिया था। आर यू गेटिंग ऑन? 800 ml आपने वाटर लिया, 1 लीटर आपका सॉल्यूशन बना, तो जनरली आप बोलोगे सर 200 ग्राम है, राइट, मास परसेंटेज कितना है? अब सबसे पहले अभी मास ऑफ सॉल्यूट, अब वो शुगर का जो है आपको मास निकालना है। कैसे आप निकालोगे शुगर का मास? जैसे मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है, आप शुगर का मास निकालोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पर तो जैसे शुगर का जो मास होगा, तो सॉल्यूशन में शुगर भी है और वाटर भी है, तो सबसे पहले अगर आपको निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट जब आप निकालोगे या मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालोगे, तो जो भी आपका मास दिया हुआ है सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का, उसमें से आप माइनस कर दोगे तो इजीली आपका मास ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा, और अगर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास परसेंटेज हमारा निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको कहा 100 ml, तो यही सारे क्वेश्चंस को आज जो हम डिस्कस करेंगे ये मोलैरिटी और मोलैलिटी टॉपिक्स में। लेकिन अगर मैं आपको एक न्यूमेरिकल, जस्ट सिंपल बेसिस पे एक न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूं, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस x to 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। एक क्वेश्चन लिखो, सबसे पहले आज एक क्वेश्चन लिखो, ये मास परसेंटेज से रिलेटेड है कि अगर आपको मास परसेंटेज का एक क्वेश्चन मैं दूं और उसका सॉल्यूशन आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे? क्वेश्चन है आपका, a solution is prepared by 5 gram of adding substance to x gram of 5 gram of adding a substance x, कोई एक सब्सटेंस है, जैसे मान लीजिए जिसको हम लोग सॉल्यूट कह सकते हैं, वो x सब्सटेंस है, उसको 18 ग्राम वाटर में हमने 5 ग्राम ऐड किया। सबसे पहले 18 ग्राम वाटर में हमने 5 ग्राम वो सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस था हमारा, ये हमने ऐड किया। गॉट इट? नहीं दिख रहा है? तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन है, एक सॉल्यूशन बना हुआ है, उसमें हमने 5 ग्राम सब्सटेंस x को 18 ग्राम वाटर में ऐड किया, हमको मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट निकालना है। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? x का निकालना है हमको, तो सीधा सीधी क्या लिखेंगे हम लोग? मास परसेंटेज ऑफ या मास परसेंट ऑफ x इज इक्वल टू क्या? क्योंकि 5 ग्राम x हमने ऐड किया है 18 ग्राम वाटर में, राइट? तो मास ऑफ x जो भी होगा, मास ऑफ x अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना सॉल्यूशन, क्योंकि वाटर भी है और उसमें हमने 5 ग्राम ऐड भी किया, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ x बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो अब देखिए हमारा मास ऑफ x कितना है? क्वेश्चन में मैंने अभी जस्ट बताया आपको 5 ग्राम हमने ऐड किया, राइट? तो 5 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या सब हो जाएगा? 18 ग्राम वाटर तो है हमारा, लेकिन उसमें हमने 5 ग्राम ऑफ x ऐड किया, राइट? 5 ग्राम ऑफ x प्लस 18 इंटू 100, 5 ग्राम ऑफ x हमने ऐड किया है, 5 ग्राम ऑफ x, और क्या था हमारा? 18 ग्राम वाटर था हमारा, तो प्लस 18 ग्राम ऑफ वाटर प्लस 18 ग्राम ऑफ वाटर इंटू 100। तो इससे हमारा क्या है? मास परसेंटेज ऑफ x निकल जाएगा कि कौन से सब्सटेंस का हमने जो ऐड किया है। तो इन सबको अगर आप मतलब कैलकुलेट करोगे, क्योंकि 5 ग्राम ऑफ x है और हमें मास ऑफ x जो दिया हुआ है, अब x कितना परसेंटेज है, तो आप निकालोगे तो क्या करोगे? 500 अपॉन 23 डिवाइड करो, 500 अपॉन 23, सीधा सीधा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीधा 5/5 प्लस 18 इंटू 100 इज इक्वल टू 500 अपॉन 23। 500 को 23 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? देख लो यहाँ पे 23 2 जा 46, 40, 23 1 जा 23, 70, 23 3 जा 69, तो मतलब मान लो 21.30 हम लोग लिख सकते हैं।
या अप्रोक्स 21 मान के चलो, 21% जो है अगर एक्यूरेट निकालोगे तो डिवीजन करने के बाद जो भी आपका वैल्यू आएगा 2 डिजिट तक लिख देना, या फिर अप्रोक्स 21 पॉइंट जो भी था हमारा 34 या 74 जो भी था वो परसेंटेज आप यहाँ पे लिख सकते हो। गॉट इट? तो किसी भी सॉल्यूशन का अगर आपको सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है तो सबसे पहले याद रखना ये फॉर्मूला, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस बेसिस से आप कोई भी सॉल्यूशन का मास परसेंटेज इजीली निकाल सकते हो। गॉट इट? अब आ जाइए उसी मास में हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है हमारा मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन किसको कहोगे भाई? सॉल्यूशन को। अब आपको पता है कि भाई इतना सॉल्यूट है, इतना सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है, तो अब आपको फिर मोल फ्रैक्शन निकालने की क्या जरूरत? फ्रैक्शन याद करो, आप लोगों ने मोल फ्रैक्शन शायद 9th में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो अब ये जो मोल फ्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है किसी भी सॉल्यूशन के लिए। कैसे पता चलेगा कि आपको इतना मोल मतलब इतना सॉल्यूट है या इतना सॉल्वेंट है? द रेशियो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, सपोज कीजिए एक सब्सटेंस A है जिसको B में हमने डिसॉल्व किया है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A विल बी Na एंड द नंबर ऑफ मोल्स विल बी Nb, देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B। तो अब आप मान लीजिए कितने मोल्स हैं, कैसे पता चलेगा? कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस है, अब मान लीजिए हमने A है, कोई एक सब्सटेंस है A, ठीक है, उसको हमने B में डिसॉल्व किया है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा A हो जाएगा Na और ये नंबर ऑफ मोल्स हमारा हो जाएगा Nb। अब इस दोनों को हमने डिसॉल्व करके हमें निकालना क्या है? मोल फ्रैक्शन निकालना। मोल फ्रैक्शन का मतलब कितना हो गया कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हमने डिसॉल्व किए थे, उसमें हमारा A का कितना नंबर ऑफ मोल्स है और B का कितना नंबर ऑफ मोल्स है। तो ये भी बिल्कुल बहुत ही ईजी है। जैसे हम लोग सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन होता है, तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन A का निकालना है, राइट, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, कोई भी सब्सटेंस है तो अगर हमें उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, जैसे ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, समझ जाओ, इसको हमने डिसॉल्व किया, सॉल्यूट में कितने नंबर ऑफ मोल्स थे, सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स थे, अभी आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A अगर हम लोग निकालेंगे, राइट, तो हमारा क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर देख लो आप, ये सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स है, तो हमें सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, और सॉल्यूशन जो है ये दोनों मिलके बनेंगे, तो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। इससे हमारा क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकल जाएगा। अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना होगा तो इजीली वैसे ही जैसे हम लोग यहाँ पे A को लिए हैं उस तरह से हम लोग यहाँ पे B को ले लेंगे, NB अपॉन Na प्लस NB, राइट। तो ये हमारा मान के अगर हम इसको सॉल्यूट चलते हैं तो ये सॉल्यूट का अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन, और सॉल्वेंट का निकालना है नंबर ऑफ मोल्स तो सॉल्वेंट बाय सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपको जो भी मिल रहा है मोल फ्रैक्शन A का या B का, अगर इस दोनों को सपोज करो आप ऐड कर देते हो तो क्या इस सॉल्यूशन बनेगा? तो अगर हम मोल फ्रैक्शन लिखते हैं तो इसको हम लोग जनरली काय A से डिनोट करते हैं और इसको काय B से, XA XB जिसको मान लीजिए ये मोल फ्रैक्शन है। तो अगर मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया, अगर इस दोनों को हम ऐड करें 1 + 2 कर दें तो क्या होगा? Na प्लस NB प्लस NB बाय Na प्लस NB, एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? Na प्लस NB और ये हमारा Na प्लस NB, कितना हो जाएगा? Na प्लस NB इज इक्वल टू 1, राइट। तो अगर हमने सॉल्यूशन को दोनों का जो मोल्स था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A और B, अगर दोनों का हमने मोल फ्रैक्शन निकाला तो ये दोनों हमें एक इसलिए मिला है क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट मिलकर के एक सॉल्यूशन बनता है, और सॉल्यूशन ने हमने डिवाइड किया था इसीलिए हमें ये वैल्यू 1 आया है। अगर इस तरह का कोई दो कंपोनेंट हो तो उसी तरह XA XB XC निकालेंगे, फिर उस तीनों को भी ऐड करेंगे तो ये तो तीनों मिलकर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो अगर ये मोल फ्रैक्शन हमें निकालना आ गया तो इस बेस पर हम लोग 2 3 पहले क्या निकालेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे निकालना है। चलो एक हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज टू 864 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज।
कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। अच्छा ये बताओ ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला किन किन लोगों को पता? ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6, राइट। और इसका अगर आप लोग मोलर मास निकालोगे तो 180 ग्राम होगा, C6H12O6। जैसे मान लो क्वेश्चन हमारा ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ऐड कर लो इसका मोलर मास 12 into 6 plus 1 into 12 plus 16 into 6। देख लो 12 6 जा 72, 12 1 जा 12, 16 6 जा 96। सबको ऐड करो 6 to 8 to 10 1 10 11 plus 7 8 180 हो गया। तो इसका जो मोलर मास है हमारा 180। अब हमारा क्वेश्चन है सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज टू 860 ग्राम ऑफ वाटर। 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज टू, और वाटर का कितना है? 864 ग्राम ऑफ वाटर, 864 ग्राम ऑफ वाटर। बात समझ में आया? वाटर का तो सब जानते हो, इसका मोलर मास होता है 18 और इसका कितना निकाला हमने? 180, राइट। तो अब तुमको क्या निकालना है? अब निकालना है आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालना है, तो अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था Na/Na plus Nb। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज का निकालना है तो सबसे पहले जो हमारा Na का वैल्यू है अपॉन जो इसका टोटल Na plus Nb होगा उसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा बताओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना दिया हुआ है? 360 ग्राम। और कितना है इसका मोलर मास? 180। डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 ग्राम। और अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर का कितना दिया हुआ है? 864 डिवाइडेड बाय 80। तो बहुत हार्ड लग रहा है तुमको डिवाइड करना, लेकिन बता दो 18 का टेबल आता है 18 4 जा 72, राइट। 48 उसके बाद हो जाएगा ये 18 8 जा 144। तो 48 ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हो गया और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया? 2 हो गया। अब आपको क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। अब आपको क्या करना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालना है। क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो क्या करोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू, ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकला है 2 अपॉन 2 प्लस 48 इज इक्वल टू 2/50। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दो भाई, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 4/100 इज इक्वल टू 0.04%। गॉट इट? तो ये जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आपका निकल गया 0.04। तो इस तरह से आप वाटर का भी निकाल सकते हो। तो वाटर का क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे वाटर का करोगे तो 48/50 हो जाएगा, राइट। तो उसको भी अगर आप करना चाहो वाटर का भी, तो वाटर का भी आप इजीली निकाल सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज का कितना हो गया? 4/100 दैट इज 0.04। और अगर आपको निकालना होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर तो कितना हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर देख लीजिए यहाँ पे 48 है, तो 48/50 अगर उसको भी आप करोगे तो 48 2 जा 96 0.96 हो जाएगा हमारा वो, राइट। तो इस तरह से आप लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसी भी, मतलब अगर मोल फ्रैक्शन में आपको Na का निकालना हो या Na का Nb का निकालना हो, बस इतना याद रखना फॉर्मूला है। Na और Nb कैसे निकाला जाता है वो मैंने आपको सिखा दिया। सबसे पहले क्या निकालना है? आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, मतलब Na और Nb निकालना है। ये हमारा Na हो गया और ये हमारा Nb हो गया। अगर ये दोनों का वैल्यू आपका निकल गया तो मोल फ्रैक्शन इजीली आप निकाल सकते हो। तो Na और Nb कैसे निकलेगा? हमारा ये वेट दिया रहेगा, उससे हमको क्या करना है? मोलर मास से डिवाइड कर देना है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, चाहे वो सॉल्यूट का हो सॉल्वेंट का हो। और उसके बाद हम लोग इजीली Na और Nb का दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। गॉट इट? कोई डाउट है इसमें? चलिए तब हम लोग आगे बढ़े। अब हमारा तीसरा टॉपिक है मोलैरिटी। अब जो है मेन टॉपिक हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोलैरिटी। नाम सुना है आप लोगों ने? देखिए ये जो टॉपिक है ना,
ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक से आई थिंक बहुत सारे सवाल स्पेशली आपके बोर्ड एग्जाम हो या फिर कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो, IIT NIT, या फिर आप पहले तो या ट्रिपल ही होता था, अब मेंस और एडवांस कर दिया है, फिर या फिर नीट का आप एग्जाम दे रहे हैं। तो ये जो दो टॉपिक है याद रखना, मोलैरिटी और मोलैलिटी, ये दोनों टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग अभी डिस्कस करेंगे मोलैरिटी के बारे में। तो चलिए पहले मैं बता दूं आपको मोलैरिटी होता क्या है। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कोई सॉल्यूशन है, उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा उसको हम लोग 1 लीटर सॉल्यूशन में जो डिसॉल्व करेंगे तो वो हमारा मोलैरिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोलैरिटी। याद रखना ये दोनों में फर्क क्या है अभी तुरंत बताऊंगा। मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर। याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालना है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। और हमें किसका निकालना है? मोलैरिटी। याद रखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मान लीजिए ये जो वेट ऑफ सॉल्यूट है, सबसे पहले आपको ये कैपिटल M जो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में सबसे पहले आपको क्या दिया रहेगा? वेट ऑफ सॉल्यूट दिया रहेगा अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया रहेगा। ये अगर नंबर ऑफ मोल्स, मतलब आपको ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो क्या करोगे? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, राइट? अगर ये निकालना है आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या होगा बताओ? इसका फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में मोल कंसेप्ट में बना रहे थे, तो क्या हो जाएगा? ये वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो अगर आपको मोलैरिटी, ये दोनों फॉर्मूला यहां पे रख दोगे तो क्या हो जाएगा? मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, याद रखना। तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया डायरेक्टली। अगर मान लो एक स्टेप में निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज कर लो। वैसे जनरली फॉर्मूला लिखा ये जाता है कि अगर आपको कोई पूछेगा कि व्हाट इज मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का आप डिफाइन इस तरह से कर सकते हो। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो हमारा मोलैरिटी है उसका नीचे में जो मैंने फॉर्मूला को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमें आंसर मिला वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर इसका मैं आपको पूछूं कि ऐसा यूनिट क्या होता है, तो याद रखना मोलैरिटी का ऐसा यूनिट होता है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, याद रखना क्या हो जाएगा इसका ऐसा यूनिट? मोल पर लीटर। मोल लीटर इनवर्स। गॉट इट? इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स। Molarity of a solution depends upon the temperature because volume of a solution is temperature dependent. When a concentration solution is diluted by adding more solvent, the number of moles of solute in the solution remains unchanged. अब क्वेश्चन यहाँ पर एक और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई पूछे आपको कि सर क्या ये मोलैरिटी का सॉल्यूशन टेम्परेचर पर चेंज करेगा या नहीं करेगा, तो याद रखना ये मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। तो मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इज टेम्परेचर। क्योंकि जो हमारा वॉल्यूम जो हम लोग ले रहे हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसीलिए ये जो मोलैरिटी है हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करिए। मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर बिकॉज सॉल्यूशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर मान लीजिए किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आपको निकालना है
अगर उसमें आपने ज़्यादा पानी मिला दिया या डाइल्यूट करना है तो कैसे डाइल्यूट करोगे, जब ज़्यादा सॉल्वेंट उसमें ऐड कर दोगे तो इजीली वो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन जो है आपका डाइल्यूटेड बन जाएगा। Means when a concentrated solution is diluted by adding more solvent, then the number of moles of solute in the solution remains unchanged. अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, देखो जैसे मान लो कोई कंसंट्रेशन है, उसमें आपने उस कंसंट्रेशन को आप डाइल्यूटेड बना रहे हो, तो आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट है वो तो सेम ही रहने वाला है, खाली सॉल्यूशन आपका चेंज हो रहा है। इसीलिए ये जो है मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन जो है मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर बिकॉज द सॉल्यूशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो चलिए इस पर हम लोग सबसे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। अगर आपको मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है तो मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं, M1V1 is equal to M2V2। अब पूछोगे सर ये क्या होता है, M1V1 is equal to M2V2। देखो सबसे पहले M1 क्या है, M1 है हमारा इनिशियल मोलैरिटी, V1 है हमारा इनिशियल वॉल्यूम और M2 है हमारा मोलैरिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन और V2 है हमारा वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉल्यूशन। मतलब सीधा सीधी समझ जाओ, ये इनिशियल ये फाइनल। गॉट इट? इनिशियल मोलैरिटी, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल मोलैरिटी एंड फाइनल वॉल्यूम। फाइनल का मतलब मोलैरिटी ऑफ अ न्यू सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ अ न्यू सॉल्यूशन। समझ में आया? तो अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? सबसे पहला क्वेश्चन, अ गिवन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलैरिटी निकालना है। तो अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में भी लिख लेना। देखो कभी भी कोई चीज पढ़ो तो उसका कंसेप्ट तुम्हें क्लियर होना चाहिए। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक जो है समझ में नहीं आएगा। खाली ये फॉर्मूला लिख लेने से या फिर फॉर्मूला बिल्कुल ये मैथमेटिक्स टाइप का है ना, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोग फॉर्मूला जानते थे और उसका फिर एप्लीकेशन किया, इसलिए फॉर्मूला पे खाली वैल्यू को बिठा देना है। तो उसी तरह से अगर ये हम समझ गए, इसका कंसेप्ट हमें मिल गया, अब खाली न्यूमेरिकल्स करना। न्यूमेरिकल्स मतलब सीधे वो न्यूमेरिकल वैल्यू को हमको इस फॉर्मूला पे पुट कर देना और इजीली हमारा निकल जाएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फॉर दिस मोलैरिटी, राइट? क्वेश्चन है हमारा, a given solution of NaOH contains 4 ग्राम of NaOH per liter of solution। तो सबसे पहले आप देख लो NaOH का सॉल्यूशन है, given solution of NaOH contains, given solution of NaOH contains कितना है 4 ग्राम, राइट? 4 ग्राम of NaOH per liter solution, 4 ग्राम of NaOH पर लीटर सॉल्यूशन। याद रखना स्टूडेंट्स कि जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको पहले समझ जाओ। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है तो 50% आंसर आपको समझ में आ गया। आपको निकालना क्या है? फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालना। नंबर ऑफ मोल्स के लिए मोलर मास ऑफ NaOH निकालोगे। तो सबसे पहले मोलर मास ऑफ NaOH, मोलर मास ऑफ NaOH कितना होगा? मोलर मास ऑफ NaOH, सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सबको ऐड करोगे 40, राइट? 20 + 10 30, 6 + 3 9 + 1 10 40। तो मोलर मास ऑफ NaOH कितना हो गया 40। अब आ जाओ, जब भी अगर मोलर मास है तो ग्राम में होगा 40 ग्राम। अब आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, राइट? तो अगर आपको 40 ग्राम NaOH में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? तो 4/40। सो 4 ग्राम ऑफ NaOH इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया हमारा 4 ग्राम ऑफ NaOH। अब देखो क्वेश्चन में तुम्हारा क्लियर लिख दिया है कि NaOH का कंटेंस 4 ग्राम ऑफ NaOH पर लीटर सॉल्यूशन, राइट? तो सबसे पहले हमें 4 ग्राम ऑफ NaOH निकालना है। तो 4 ग्राम ऑफ NaOH में कितने मोल NaOH होंगे? इज इक्वल टू, हमारा 4 ग्राम 18 ग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है और हमारा मोलर मास कितना है 40 है, राइट? 4 अपॉन
40 मोल ऑफ NaOH, 4/40 मोल ऑफ NaOH, राइट। 4/40 मीन्स 1/10, 1/10 का मतलब 0.1 मोल ऑफ NaOH। समझ में आया? 0.1 मोल ऑफ NaOH। अब आपको क्या निकालना है? मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। तो मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी इज इक्वल टू, याद कीजिए अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था। फॉर्मूला में क्या लिखा था? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सबसे पहले मोल ऑफ सॉल्यूट कितना निकल गया आपका? 0.1, और वॉल्यूम कितना है? 0.1, और वॉल्यूम हमारा पर लीटर मींस 1 लीटर, राइट। तो 0.1 अपॉन 1, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो सेम आएगा, इज इक्वल टू 0.1। क्या 0.1? क्या? मोलैरिटी। इसको कैपिटल M से डिनोट करेंगे। गॉट इट? देखो क्वेश्चन हमारा बहुत इजी था। कोई गिवन सॉल्यूशन था NaOH का जिसमें 4 ग्राम NaOH पर सॉल्यूशन कंटेन करता था। हमको निकालना था सॉल्यूशन का मोलैरिटी कितना। तो सबसे पहले हमने क्या किया? मोलर मास निकाला NaOH का, तो हमको मोलर मास निकल गया 40 ग्राम। उसके बाद यहाँ पे हमने क्वेश्चन को डिनोट किया, 4 ग्राम ऑफ NaOH कंटेन 4/40 मोल ऑफ NaOH। तो 4/40 को डिवाइड किया तो 0.1 मोल ऑफ NaOH। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मोल ऑफ, यहाँ पे गलत लिखा गया, मोल ऑफ सॉल्यूट होगा, नॉट सॉल्यूशन। मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल ऑफ सॉल्यूट हमने कितना निकाला? 0.1। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, पर लीटर था तो 1 लीटर, डिवाइड कर 0.1 मोलैरिटी। समझ में आया? अगर मैं एक और क्वेश्चन दूं तो आप लोग बना पाओगे? अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ NaOH इन वाटर टू गेट 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी। अब जो है तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा लिटिल बिट डिफिकल्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि देखो जितना हार्ड क्वेश्चन बनाओगे उतना मजा आएगा। ये सब थोड़ा बस खाली लेवल का है कि क्वेश्चन को टच कर लिए, क्वेश्चन समझ में आ गया, बस बन गया, राइट। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a solution is prepared by dissolving 1 gram of NaOH, 1 gram of NaOH to get 250 ml of solution। देखो 1 gram of NaOH, 1 gram of NaOH in 250 milliliter of water, right? In water to get 250, sorry, 1 gram of NaOH in water to get 250 ml of solution। 1 gram of NaOH in water to get 250 ml of solution, 250 ml of solution। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है मोलैरिटी। अब सबसे पहले क्वेश्चन में देख लो क्या दिया है, 1 ग्राम ऑफ NaOH। तो मोलर मास ऑफ NaOH कितना होता है? अभी जस्ट हमने निकाला था। मोलर मास ऑफ NaOH बताओ जल्दी से। मोलर मास ऑफ NaOH हमें तुरंत अभी कैलकुलेट किया था 40, 23 + 16 + 1, राइट। तो मोलर मास है हमारा 40। अब हमको ग्राम मोलिकुलर मास जो है निकल गया, मोलैरिटी हमको निकालना है। मोलैरिटी क्या होगा? अभी जस्ट मैंने ऊपर में एक फॉर्मूला निकाला था, M1V1 = M2V2, राइट। तो हमारा जो वेट दिया हुआ है, देखो मैंने तुमको एक फॉर्मूला लास्ट में दिया, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ हमारा? 1 ग्राम दिया है। मोलर मास हमारा कितना है? 40 है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देख लो, अब डायरेक्ट निकाल दो। मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट इन सॉल्यूट हमारा 1 है, 40 इंटू 250 अपॉन 1000, क्योंकि जस्ट हमारा जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है, ये मिलीलीटर है। और मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, अगर मिलीलीटर को आप लीटर में कन्वर्ट करो तो याद करो 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर।
तो 250 मिलीलीटर कितना लीटर होगा, उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये हमारा इतना मोलैरिटी हो जाएगा। तो 1/40 इंटू 1000/250, राइट। 0 0 कैंसिल, 25 4 जा 100, 4 10 जा 40, 1/10 दैट इज इक्वल टू 0.1 मोलैरिटी। समझ में आया? नहीं आया होगा, मैं जानता हूं। देखो एक सॉल्यूशन था, जिस सॉल्यूशन में 1 ग्राम ऑफ NaOH को वाटर के साथ मिलाया है 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन को अगर आप समझ जाते हो तो आंसर इजीली आ जाएगा, क्वेश्चन को नहीं समझोगे तो आंसर थोड़ा आने में डिफिकल्टी होगा। क्वेश्चन में दिया था 1 ग्राम ऑफ NaOH इन वाटर टू गेट 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द मोलैरिटी। 1 ग्राम ऑफ NaOH दिया था, मैंने जो फॉर्मूला सिखाया याद है क्या? बताओ मोलैरिटी का फॉर्मूला जो मैंने नीचे में लिखा था, क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला था हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। ये वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया 1 ग्राम, मोलर मास हमारा हो गया 40, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था 250, इसको लीटर में कन्वर्ट कर दी, 1000 ऊपर चला गया, तो 1 × 1000/40 × 250 दैट इज 0.1। देखो बहुत ही इजी है, अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो बहुत इजी है, अगर नहीं समझ में आया तो 2 बार इस वीडियो को देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो मैं एक और आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल बना के दिखाता हूं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, मोलैरिटी पे। अभी इसके लिए एक और न्यूमेरिकल ताकि आपको समझ में आए। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़े। चलिए वो हर लेवल का न्यूमेरिकल्स बनाओगे ना तो थोड़ा समझ में आएगा। अब एक ही टाइप का अगर मैं 10 न्यूमेरिकल दे दूं तो क्या होगा, बोलोगे सर ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, तो हम लोग भी कर सकते हैं, राइट। क्योंकि डिफरेंट न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब एक नया तरह का न्यूमेरिकल है, हाउ मेनी मोल्स एंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl आर प्रेजेंट इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलैरिटी HCl सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, हाउ मेनी मोल्स एंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl, लिख लो नोटबुक में, हाउ मेनी मोल्स, क्वेश्चन को लिखो तब समझ में आएगा, क्योंकि आधा हमारा क्वेश्चन में ही कंसेप्ट छिपा होता है। हाउ मेनी मोल्स एंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl एंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl। HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड मोलर मास जानते हो, उसको निकालेंगे। आर प्रेजेंट इन 250 सेंटीमीटर क्यूब, आर प्रेजेंट इन 250 सेंटीमीटर क्यूब of 0.5 molarity of HCl solution, right? HCl solution। अब सबसे पहले क्वेश्चन को समझ जाओ। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देख लो, मोलैरिटी का वैल्यू तुमको दिया हुआ है, राइट। हाउ मेनी मोल्स एंड हाउ मेनी ग्राम्स हमें निकालना है। हाउ मेनी मोल्स एंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl आर प्रेजेंट इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलैरिटी HCl सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में हमारा दिया है मोलैरिटी का वैल्यू, राइट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा दिया हुआ है। अब इसको हम लोगों को निकालना क्या सब है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है और कितने ग्राम थे वो निकालना है। बहुत ही इजी है, जो जो क्वेश्चन में दिया है सबसे पहले लिख दो। मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.5 m। तो अगर इसको आप सही तरीके से लिखना चाहिए या डायरेक्टली लिख दो, इसको यूनिट के साथ लिख दो, 0.5 मोल पर लीटर, ओके। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 250 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो अब आपको क्या करना है, अब निकालना है आपको नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इन 250 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, याद करो, नंबर ऑफ मोल्स इन 250 सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले HCl का मोलर मास कितना होता है, याद करो, HCl हाइड्रोजन का 1 35.5 इज इक्वल टू 36.5 ग्राम हो जाएगा, राइट। इसको ब्रैकेट में लिख लेना, गॉट इट। सो नंबर ऑफ मोल्स इन 250 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू मोलैरिटी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज इक्वल टू
मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलैरिटी का वैल्यू हमारा 0.5, और अगर हमको इसको 250 को लीटर में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। 0.5 इंटू 250 अपॉन 1000, 0 0 कैंसिल, 25 4 100, 5 अपॉन 40, तो इसको डिवाइड करो तो तुम्हारा आएगा 0.125। कितना आएगा, 0.125 मोल्स। देखो अगर नहीं समझ में आए तो मैं बता देता हूँ, ये हमारा 5 है, नीचे में 4 है, तो 5/4, अगर इसको हमको 100 करना है ऊपर से दोनों को 25 मल्टीप्लाई कर दो, 25 5 125 अपॉन 100 उसको डाल दो तो निकल जाएगा तुम्हारा 0.125। गॉट इट। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हमारा निकला, पहला क्वेश्चन निकल गया। हाउ मेनी मोल्स, तो 0.125 मोल्स। गॉट इट, पहला। अब दूसरा है हाउ मेनी ग्राम्स। अब ग्राम्स निकालने के लिए बहुत ही इजी है। वेट ऑफ HCl डिसॉल्व इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इनटू मोलर मास। तो वेट ऑफ HCl डिसॉल्व कितना हो जाएगा, वेट ऑफ HCl डिसॉल्व इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.125 और इसका मोलर मास कितना है 36.5। इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 0.125 इंटू 36.5। आई होप तुम्हारा आंसर 4.5625 आएगा, 4.5625 ऐसा ही समथिंग कुछ आएगा, देख लेना मल्टीप्लाई करके। तो अगर आपको मोल्स निकालना हो या फिर कितने ग्राम है वो निकालना हो और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया रहे, मोलैरिटी दिया रहे, तो इस तरह से हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। बस खाली याद रखना, कंसेप्ट याद रखना कि फॉर्मूला क्या है और फॉर्मूला बेस्ड में क्या सब दिया हुआ है क्वेश्चन में और क्या मांग रहा है निकालने के लिए। तो अगर ये दो कंसेप्ट तुम समझ गए तो इजीली कौन सा फॉर्मूला यूज करना है तुम तुरंत निकल जाएगा। गॉट इट। चलिए, तो अब हम लोग नया कंसेप्ट है हमारा, अब जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है हमारा नया कंसेप्ट मोलालिटी। राइट, मोलालिटी किसको कहते हैं? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। वो क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और ये 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। चलो इसको लिखना हो तो लिख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। अब हम लोग मोलालिटी की तरफ चलते हैं। राइट, तो अब चलिए मोलालिटी क्या है हमारा। अगर डिफाइन नोटबुक में लिखना है तो लिख देता हूं मैं बोर्ड पे, आप लोग भी लिख लेना। मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो सीधा सीधी लिख दो मोलालिटी। इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग? स्मॉल m से। मोलालिटी याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg of solvent, number of moles of solute present in 1 kg of solvent। तो मोलालिटी m is equal to number of moles of solute upon mass of solvent in kg। number of moles of solute upon solvent किसमें होगा? kg में। तो क्या लिखेंगे? mass of solvent in kg, mass of solvent in kg। याद रखना इस फॉर्मूले को, मेन यही है हमारा। अगर ये आ गया तो फिर हमारा मोलालिटी आ गया। गॉट इट। तो मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर इसको एक लाइन में बोलना हो तो इजीली बोल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। अगर डिफाइन लिखना तो इस तरह से लिख सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसका क्या हो जाएगा ऐसा यूनिट? kg, मोल पर केजी हो जाएगा। वहां पे मोल पर लीटर था, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर केजी, या केजी इनवर्स डाल देना, मोल केजी इनवर्स। गॉट इट? समझ में आया? मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर सिंस मास रिमेन्स अनअफेक्टेड विद द चेंज इन टेम्परेचर। जो मोलालिटी, याद करो मैंने मोलारिटी में बताया था आप लोगों को कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसीलिए वो चेंज करेगा। लेकिन अगर मैं मोलालिटी की बात करूं तो मोलालिटी क्या है? कोई चेंज नहीं। क्यों चेंज नहीं होगा?
क्योंकि टेम्परेचर अगर मान लीजिए आप बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, उसका मास तो वैसा ही रहने वाला, उसका मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इसीलिए मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर सिंस मास रिमेन्स अनअफेक्टेड विद द चेंज इन टेम्परेचर। गॉट इट? चले हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेन 10 मोल्स ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला पता है? नहीं पता होगा, चलो बता देता हूं। अ सॉल्यूशन कंटेन 10 moles of sucrose. A solution contain 10 moles of sucrose. सुक्रोज का मतलब होता है शुगर, शुगर का मतलब चीनी, जिसका C12H22O11। ओके, C12H22O11। गॉट इट? इसमें जो है क्वेश्चन है, अ मोल ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेन 10 moles of sucrose in 1 kg of solvent। इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। चलो पहले तो तुम्हारा डायरेक्टली आंसर मिल गया है सॉल्वेंट इन केजी। ओके, क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलालिटी। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कैसे निकालोगे? मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ऑलरेडी तुम्हारा 1 kg है, क्वेश्चन पूरी दिया हुआ, सीधा सीधी निकाल दो। m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? 10 मोल्स, तो 10 सॉल्वेंट इन केजी 1 kg, कितना हो गया? 10 मोल पर केजी। ओके, 10 मोल पर केजी आंसर मोलालिटी। गॉट इट? कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, इजीली निकल गया। राइट, एक और दूसरा क्वेश्चन देता हूं। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.3 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इन 400 ग्राम ऑफ वाटर। अब ये तुमको लगेगा कि सर ये थोड़ा भारी हो रहा है। ओके, चलो फॉर्मूला को रहने दो, क्योंकि फॉर्मूला रहेगा तो आप लोग इजीली कोई भी क्वेश्चन होगा इजीली आप लोग सॉल्व कर लोगे। ओके, तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.3 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस 5.3 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस। एनहाइड्रस क्या है हमारा? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इन 400 ग्राम ऑफ वाटर। इन 400 ग्राम ऑफ, आपको याद रखो 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट दिया है, Na2CO3 दिया हुआ है, और आपको निकालना क्या है? निकालना है आपको मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्वेंट तो केजी में दिया नहीं है, अब आपको किस में दिया है? ग्राम में दिया है। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, तो आपका चलो 400/1000 ये केजी आ गया। अब निकालना क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए आपको इसका मोलिकुलर मास चाहिए। सोडियम कार्बोनेट कितना होगा? मोलर मास, मोलर मास ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू, सोडियम का हो जाएगा 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, 23 2 जा 46 प्लस 12 प्लस 48, 8 2 10 प्लस 6 16, 1 5 6 and 4 10, 106 ग्राम। गॉट इट? तो अब नंबर ऑफ मोल्स आपको इजीली निकल जाएगा, 5.3 अपॉन 106 एंड 400 अपॉन 100, मतलब मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कैसे निकलेगा? यहां पर हमारा दिया हुआ है 5.3 ग्राम, तो 5.3 अपॉन 106 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, हमारा मास कितना दिया हुआ है? 400 ग्राम, तो 400 अपॉन 1000 हो गया। ये हमारा मोल है और ये हमारा केजी। गॉट इट? क्या हो जाएगा? 5.3 अपॉन 106 इंटू 100 अपॉन 400। गॉट इट? यही होगा। कितना होगा आंसर? 5300 अपॉन 106 इंटू 4। पहले 0 कैंसिल कर दो, 53 2 जा 106 होता है। राइट, देखो
अगर हम इसका एक पॉइंट हटा दें तो एक जीरो यहाँ से हटाना पड़ेगा, राइट। अब देखो जीरो जीरो कैंसल, 53 टू जा तो 1/8 हो गया हमारा। 1/8 का मतलब 0.8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 0.125 मोलालिटी, मतलब मोल पर केजी। समझ में आया? 0.125 मोलालिटी। तो कोई भी क्वेश्चन को बस समझने का कंसेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला पे बिठाना सीख गए तो इजीली हमारा कोई भी न्यूमेरिकल होगा इजीली हम लोग बना पाएंगे। अब एक लास्ट टॉपिक रह गया हमारा नॉर्मालिटी। आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्या कोई बताएगा व्हाट इज नॉर्मालिटी? इसको एक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं अगर नोटबुक में लिखना चाहते हो तो नोटबुक में लिख लो। अब लास्ट टॉपिक है हमारा नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर of the solution. The number of gram equivalents of the solute dissolved per liter of the solution. कहने का मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट मास। याद करो इक्विवेलेंट मास मैंने बताया, अगर नहीं आता है तो मेरा प्रीवियस वीडियो जाकर के देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा इक्विवेलेंट मास क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं और इजीली उस पर एक न्यूमेरिकल बताऊंगा, फिर हमारा सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मालिटी का फॉर्मूला लिख लें कि नॉर्मालिटी क्या है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। अगर आपको चैप्टर में कहीं भी डिस्टरबेंस है, कोई भी डिफिकल्टी फेस कर रहे हो तो आप लोग कमेंट करना, फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा, राइट। तो नॉर्मालिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट। Normality is equal to gram equivalents of the solute. Normality is equal to gram equivalents of the solute by volume of solution in liter. By volume of solution in liter. इस फॉर्मूला को नोटबुक में लिख लो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला जो हो जाएगा, इसके बाद अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट निकालना है, राइट, तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट मास। तो ग्राम, तो सीधा सीधी क्या लिख दोगे यहाँ पर, ये जो है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट को क्या लिखोगे, इसको लिखोगे मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट मास। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम by equivalent mass, by equivalent mass upon क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। अगर मान लो मिलीलीटर में दिया रहेगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर अपॉन 1000, इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिए। गॉट इट। चलो एक क्वेश्चन फटाफट इसके ऊपर बना लेते हैं, फिर हमारा पूरा का पूरा टॉपिक फिनिश। How many gram equivalents of sulfuric acid present in 200 milliliter of N by 10 H2SO4 solution? N by 10 H2SO4 solution. सबसे पहले देख लो क्वेश्चन में क्या दिया है, How many grams equivalents of H2SO4 are present in H2SO4 are present in कितना है 200 ml of normality N by 10 H2SO4 solution, N by 10 H2SO4 solution। समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया। चलो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कितने ग्राम इक्विवेलेंट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंट है 200 मिलीलीटर N by 10 H2SO4 सॉल्यूशन। ये सारा अगर आप लोग केमिस्ट बनोगे तो केमिस्ट में स्पेशली जब QC डिपार्टमेंट में जाओगे, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, तो ये सबका यूज होने वाला है। अगर 11th-12th में पढ़ते हो तो केमिस्ट्री में भी जब सॉल्यूशन बनाने के लिए अगर आपको लैब में बोला जाएगा तो इसी से बनेगा। तो सबसे पहले आपको सल्फ्यूरिक एसिड का क्या निकालना होगा,
H2SO4 आर प्रेजेंट, यहाँ पे दिया हुआ है ग्राम इक्विवेलेंट आपको निकालना है और क्वेश्चन में आपको नॉर्मेलिटी दिया हुआ है n/10 H2SO4 सॉल्यूशन का, राइट। तो सीधा सीधी फॉर्मूला लिख दो, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो ये हमको निकालना क्या है, ग्राम इक्विवेलेंस निकालना है, राइट। ग्राम इक्विवेलेंस निकालना है। ग्राम इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंस इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। देखो क्वेश्चन में हमारा जो दिया रहता है बस उसको समझना है, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा क्या निकालना है। अब बताओ नॉर्मेलिटी कितना दिया हुआ है 1/10 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 200 ml लीटर है, उसको हम लोग किस में करेंगे, लीटर में कर देंगे 200/1000, राइट। 0 0 कैंसल, 2/100 इज इक्वल टू 0.02 नॉर्मेलिटी। अगर इसका पूछा जाएगा तुमको क्या निकाल रहे हैं, अभी हम लोग ग्राम इक्विवेलेंस निकाल रहे हैं, तो 0.02 ग्राम इक्विवेलेंस, ग्राम इक्विवेलेंस। और अगर ये ग्राम इक्विवेलेंस निकालना है तो उसके लिए मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का क्या निकालना था, ग्राम इक्विवेलेंस। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, पूरा मोलालिटी, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मास परसेंटेज, मास फ्रैक्शन, कोई भी टॉपिक में अगर आपको डाउट हो तो डाउट को प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी सेकंड चैप्टर का बनाऊंगा तो आपके सारे डाउट पहले एक और टॉपिक में मैं क्लियर कर दूंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट दिस कंसेप्ट। If you have understand, then don't forget to like and subscribe. Share this channel with your friends also, so they can also get the benefit of this chemistry lecture. That's all for today. Thank you very much.